हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर सेकंड का नाम है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हमने कई सिस्टम कवर किए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के इससे पहले हमने 3 वीडियो देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आज हमारा चौथा वीडियो रहने वाला है। ये चौथा वीडियो जो है वो यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप साइंस और सोशल साइंस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फाइल मैनेजर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो है वो फोर्थ वीडियो देखेंगे, और इस फोर्थ वीडियो में हम कंप्लीटली यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, यानी कि मूत्र निर्माण। तो सबसे पहले यदि हम देखें यूरिन का फॉर्मेशन कितने लेवल पर होता है, कितने स्टेज पर होता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो 3 लेवल पर होता है। ठीक है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, और फिर सिक्रेशन होता है। ये आपको 3 स्टेज लर्न करने हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों को देखेंगे कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है और सिक्रेशन कहाँ होता है। तो आप जानते हैं कि हमने किडनी के बारे में पढ़ रखा है। किडनी हर वीडियो में हम देखते आ रहे हैं कि किडनी का क्या फंक्शन है। ठीक है, किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी का फंक्शन आप जानते हैं कि किडनी में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप ये जानते हैं, बट किडनी में ऐसा क्या है? ठीक है, किडनी जो है हमारी, उसमें ऐसा क्या है जो कि ब्लड फिल्टर हो रहा है और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है? किडनी के अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और वापस बताता हूँ कि उसमें जो होती है एक फिल्टरिंग यूनिट होती है 1 मिलियन, एक नहीं सॉरी 1 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट होती है एक किडनी में। दोनों किडनी में 2 मिलियन यानी 2 मिलियन की जो है वो फिल्टरिंग यूनिट्स होती है। इन फिल्टरिंग यूनिट्स को नेफ्रॉन कहा जाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर की 2 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है हमारी बॉडी में, जो कि क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, साथ ही ब्लड फिल्टर करती है। कौन? जो फिल्टरिंग यूनिट है किडनी की, कौन सी है? उसका नाम नेफ्रॉन। यहाँ तक आ गई बात समझ में? राइट। तो जो नेफ्रॉन है वो 2 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है एक किडनी में, 1 मिलियन। तो आगे बढ़ते हैं। ये नेफ्रॉन कहाँ होती है? तो आप किडनी का स्ट्रक्चर जानते हैं, ये है किडनी का स्ट्रक्चर। तो किडनी के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इन वाले पोर्शन में जो है वो नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं इतने से एरिया में ही 1 मिलियन नेफ्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में जो ये मैंने रेड किया है, इस वाले पोर्शन में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? तो ये इस प्रकार के। आधा पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है नेफ्रॉन का, आधा जो पोर्शन है वो मेडुला में होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो नेफ्रॉन का क्या काम है? नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना एंड यूरिन फॉर्मेशन करना। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ होता है? किडनी कहाँ होती है? ये देख पा रहे होंगे, ये 2 किडनी होती है। इस किडनी से यूरेटर्स कनेक्ट होते हैं, इस यूरेटर से वापस यूराइनरी ब्लैडर कनेक्ट होता है, और इस यूराइनरी ब्लैडर्स के आगे जो एंड पर एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो आगे आगे आपको बात समझ में। अब हम देखते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। हम बार बार ये कहते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में हो रहा है। किस में हो रहा है? किडनी में हो रहा है, किडनी में हो रहा है यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में। काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, किसी ने कहा भी होगा आपको कि यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो किडनी में होता है, किडनी में होता है। तो किडनी में किस प्रकार से होता है
कौन करता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है किडनी में नेफ्रॉन पाई जाती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है एक किडनी में। तो ये नेफ्रॉन जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं और इस प्रकार से जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। यदि आप नोटबुक में डायग्राम बनाना चाहें तो आप इस प्रकार का डायग्राम जो है वो एग्ज़ाम में बना सकते हैं। इस प्रकार का डायग्राम आपसे नहीं बनने वाला है 3D में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे, ये वाला डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे। एक्चुअल जो पोजीशन होती है नेफ्रॉन की वो इस प्रकार से होती है, पर उसको अच्छे से समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। तो सबसे पहले आपको पता है कि किडनी में ब्लड कहाँ से आता है, किडनी में ब्लड कौन लेके आता है। किडनी में ब्लड लेके आती है अपनी रेनल आर्टरी, ठीक है, रेनल आर्टरी। अब ये रेनल आर्टरी, ठीक है, अब ये रेनल आर्टरी क्या होती है कि एफेरेंट आर्टरियों से कनेक्ट होती है। एफेरेंट आर्टरियोल, ये एफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। यहाँ पर ये एफेरेंट आर्टरियोल जो है वो किससे कनेक्ट होती है, रेनल आर्टरी से। ये रेनल आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लाती है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के वेस्ट होते हैं। ये रेनल आर्टरी जो है वो फिर किससे कनेक्ट होती है, एफेरेंट आर्टरियोल से, ठीक है। अब ये एफेरेंट आर्टरियोल जो है वो उस रेनल आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड वो ले जाएगी नेफ्रॉन तक। जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन, इसमें एफेरेंट आर्टरियोल जो है वो इस ब्लड को ले जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बंच, कैपिलरी का जो बंच है, यानी कि जो ये गुच्छा है कैपिलरीज का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो कैपिलरी का बंच है, यानी कि कह सकते हैं हम कैपिलरी का गुच्छा है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। यदि मैं इसकी एक्चुअल पोजीशन बताऊं तो इस प्रकार का कैपिलरी का जो है ये बंच होता है, यानी कि गुच्छा होता है। देख पा रहे हैं, ये है एफेरेंट आर्टरियोल, ये है गुच्छा, और ये है इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। आगे मत समझ में कंप्लीट। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड जो है वो आता है, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, ये इस कैपिलरी से गुजरता है, और ये ब्लड जो है वो यहाँ से वापस इफेरेंट आर्टरियोल में जाता है। वो कैसे, अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, इस ग्लोमेरुलस में क्या प्रोसेस होगा, तो इस ग्लोमेरुलस में क्या होगा कि ब्लड जो है वो फिल्टर होगा। इसमें क्या होगा, आपको पता है कि ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। कितना, 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% ब्लड सेल्स पाई जाती है, ठीक है, सेल्स पाई जाती है, और 55% प्लाज्मा पाया जाता है। तो 55% ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, जो इस एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है, वो 55% प्लाज्मा जो है यहाँ पर, ये जो बाउमेन कैप्सूल है, इसको बाउमेन कैप्सूल कहा जाता है, इस कप शेप के पार्ट को। तो ये बाउमेन कैप्सूल इस प्लाज्मा को जो है वो सिक्रेट कर लेगी, ठीक है। इसमें स्पेशल सेल्स पाई जाती है। इस बाउमेन कैप्सूल में, ये जो बाउमेन कैप्सूल है, इसमें स्पेशल सेल्स पाई जाती है। ये स्पेशल सेल्स क्या करेगी, इस ब्लड में जो प्लाज्मा का जो पार्ट है 55%, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि ये सिक्रेट कर लेगी, ठीक है, उसमें से प्लाज्मा को, ये बाउमेन कैप्सूल। और जो सॉलिड पार्ट होगा, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको ये जो है वो सिक्रेट नहीं करेगी। बाकी का जो भी प्लाज्मा होगा, लिक्विड पार्ट, उसको ये बाउमेन कैप्सूल जो है वो सिक्रेट कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है उनको आगे ही रहने देगा। पर कुछ 55% जो प्लाज्मा होता है, उसमें से कुछ परसेंट या 1, 2, 3, 4 कुछ परसेंट प्लाज्मा फिर भी जो है वो इसमें रह जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, बाकी का यहाँ पर सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यहीं पर जो है वो इसी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाउमेन कैप्सूल के द्वारा। और जो इम्पोर्टेंट जो अपने सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन वगैरह, जो भी, वो भी यहीं पर जो है वो, यूरिया हो गया, बहुत ही डेंजरस, ठीक है, यूरिया हो गया, ये सारे जो हैं वो
काम के हैं या काम के नहीं हैं, जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर क्या कर लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इस बाउमैन कैप्सूल के द्वारा। आ गई बात समझ में। सिर्फ फिर इसमें क्या बचा, फिर खाली जो सेल्स होगी वो बची, अब वो सेल्स आगे चली जाएगी, ठीक है। पर कुछ परसेंट इसमें जो है वो रह जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। तो वो भी मैं आगे बताऊंगा कि आगे कैसे होता है, जो ब्लड में रह जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, सोडियम वगैरह कुछ भी, ये ग्लूकोज यहाँ पर जो सिक्रेट किए गए हैं, फिर ये जो आगे जाएंगे इनको कहा जाता है फिल्ट्रेट ब्लड, ठीक है, इनको कहा जाता है फिल्ट्रेट ब्लड। तो अब ये जो है वो फिल्ट्रेट ब्लड इसको कहा जाता है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ बाउमैन कैप्सूल ने जो भी प्रोडक्ट सिक्रेट किए थे या एब्जॉर्ब किए थे बाउमैन कैप्सूल ने, जैसे कि वाटर हो गया, ये भी एक लिक्विड है, सोडियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, ये अब बाउमैन कैप्सूल क्या करेगा, अपने पास ही नहीं रखेगा। बाउमैन कैप्सूल जो है वो उसको पास कर देगा ट्यूब्यूल में, ठीक है। कहाँ पास कर देगा, ट्यूब्यूल में। जो सिक्रेट किया थे वो क्या कर देंगे, ट्यूब्यूल में। बस अब हम आगे की इमेज में देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। यहाँ तक आपको यह समझ में आया होगा कि एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल्स होती है। इसी में वेस्ट प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं इसी ब्लड में। तो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सब कुछ प्रेजेंट होते हैं किसमें, ब्लड में। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट प्रोसेस होता है, जो हमने 3 स्टेज देखे थे, फिल्ट्रेशन, या इसको कह सकते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये फर्स्ट जो स्टेज था वो यहाँ कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस के अंदर से बाउमैन कैप्सूल जो है वो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है, जैसे कि हो गया वाटर, एमिनो एसिड, यूरिया, ठीक है, ये कर लिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, जिसको कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये जो सब प्रोसेस हुआ है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। बाकी का जो 45% प्लाज्मा वगैरह जो है वो आगे पास कर दिए जाते हैं इस ब्लड वेसल्स में, जिसको कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो 55% ब्लड सेल्स वगैरह जो है इनको डायरेक्टली हमारी बॉडी में नहीं भेजा जाता है। ये जो वापस ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 45% ब्लड है, जो सेल्स हैं वो वापस जो है वो नेफ्रॉन के आसपास ही होती है, ठीक है, नेफ्रॉन से ही गुजरती है। इस प्रकार से नेफ्रॉन में बंधी हुई होती है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ ये जो है एफेरेंट आर्ट्रियोल, अब एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये वापस छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो गई और पूरी तरीके से इस नेफ्रॉन को कवर कर लेती है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरी इमेज बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से जो ये कैपिलरीज हैं वो इस पूरे जो ट्यूब्यूल है, नेफ्रॉन है, इसको कवर कर लेती है। अब ये कवर करने का कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आगे आपको यहाँ तक बात समझ में कि एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, फिर यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो 55% प्लाज्मा होता है वो यहाँ पर बाउमैन कैप्सूल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और फिर वो जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे एमिनो एसिड, सोल्ट वगैरह, जो भी यूरिया, वाटर, वो रेनल ट्यूब्यूल से पास कर दिए जाते हैं। तो ये स्टेज, फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या कहो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जो कहाँ पर होता है, उसका एरिया कौन सा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, वो है फर्स्ट स्टेज का एरिया आता है बाउमैन कैप्सूल में। तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, उसको वापस रिवाइज करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने ये देखा कि जो हमारी बाउमैन कैप्सूल होती है वो हमारे ब्लड में जितना भी वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया जो होते हैं उनको सीक्रेट कर लेती है हमारी बाउमैन कैप्सूल। कौन करती है, बाउमैन कैप्सूल। अब इन सभी सब्सटेंसेस को ये कहाँ क्या करेगी, तो ये बाउमैन कैप्सूल जो है वो इन सभी सब्सटेंसेस को जो है वो ट्यूब्यूल में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। और एक बात आप याद रखना कि जो बाउमैन कैप्सूल है वो प्लाज्मा प्रोटीन को जो है वो सीक्रेट नहीं करेगी, ठीक है, इसको सीक्रेट नहीं करेगी। बाकी वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोल्ट, यूरिया जितने भी लिक्विड फॉर्म में होंगे उनको सीक्रेट कर लेगी और ट्यूब्यूल में ट्रांसफ़र कर देगी। बाकी
प्लाज्मा प्रोटीन को नहीं करेगी और जो हमारी सेल्स होती हैं उनको नहीं करेगी, इनको इफेरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आगे भेज देगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार का ये गुच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड आता है एफेरेंट आर्टेरियोल से। अब यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि जो ये बाउमेन कैप्सूल है, इसकी जो स्पेशल सेल्स पाई जाती है वो अंदर से जो लिक्विड पार्ट होगा जैसे वाटर, एमिनो एसिड वगैरह, यूरिया, इन सबको सिक्रेट करके ट्यूब्यूल में ट्रांसफ़र कर देगी और फिर बाकी का जो ब्लड होगा वो एफरेंट से आगे चला जाएगा। आगे जाने के बाद वापस कैपिलरी का नेटवर्क होगा जो वापस इस ट्यूब्यूल के आसपास ही होगा। आगे बात समझ में। तो ये आप देख पा रहे हैं, बाउमेन कैप्सूल में ब्लड आया, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये बाउमेन कैप्सूल क्या करेगी, यहाँ से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वगैरह जितने भी होंगे वेस्ट सब्सटेंस, इनको एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे कौन कौन से हो गए, वाटर, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, एमिनो एसिड, यूरिया, ठीक है, सॉल्ट्स, ये सब क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगी बाउमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल में ट्रांसफ़र कर देगी। और बाकी की जो सेल्स, जो बाकी का जो ब्लड है जिसमें कि सेल्स प्रेजेंट होगी वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो इसके द्वारा सीक्रेट नहीं किया जा सकता बाउमेन कैप्सूल के द्वारा। बाउमेन कैप्सूल प्लाज्मा प्रोटीन को सीक्रेट नहीं करती है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या क्या फिल्ट्रेशन होता है, बाउमेन कैप्सूल जो है वो किस किस को फिल्टर करती है, किस किस को सीक्रेट करती है। तो फर्स्ट हो गया यूरिया, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, सॉल्ट्स एंड सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, इनको जो है वो करती है फिल्ट्रेशन में। ये जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं फर्स्ट स्टेज में, किसके द्वारा, बाउमेन कैप्सूल में। और ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, आगे जो ट्यूब्यूल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब आती है हमारी सेकंड स्टेज। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो हमारी सेकंड स्टेज है रीएब्जॉर्प्शन। फर्स्ट फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, सब फर्स्ट में फिल्ट्रेशन होता है बाउमेन कैप्सूल में। अब सेकंड आती है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में इन सभी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया था, तो अब रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अब इन सब का वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रीएब्जॉर्प्शन वाटर का, जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस आ गए थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, याद करना, जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इस बाउमेन कैप्सूल ने पास कर दिए थे ट्यूब्यूल में, अब इनको वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है। अब वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए, जैसे कि वाटर, एमिनो एसिड, विटामिन, सॉल्ट। ठीक है, ये जो हैं अब ये क्या हो गए हैं कि ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है और ये ट्यूब्यूल में आ गए हैं, तो अब इनको रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है वापस। ये हमारी बॉडी क्या है कि इनको बाहर नहीं जाने देती, ऐसे बाहर चला जाएगा तो फिर हमारे बॉडी को बार बार भोजन लेना पड़ेगा। तो इनको वेस्ट न जाने देने के कारण एक कैपिलरीज होती है, इस प्रकार की ये कैपिलरीज होती है जो कि वापस इनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। जो सब्सटेंस आ गए थे इनको वापस ये कैपिलरी जो है, जो नेटवर्क है कैपिलरी का, वो वापस क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है उन यूजफुल सब्सटेंस का। और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरिया, सॉल्ट्स और कुछ % वाटर, इनको क्या करती है, हमारी जो कैपिलरीज है वो सीक्रेट नहीं करती है। ठीक है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको सीक्रेट कर देती है और जिन सब्सटेंस को सीक्रेट रीएब्जॉर्ब नहीं करती है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है और वही यूरिन होता है। जिस सब्सटेंस को जिस सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब नहीं करती है हमारी कैपिलरी, वही जो है वो यूरिन होता है। जैसे किस किस से मिलके बनता है यूरिन, यूरिया हो गया, सॉल्ट्स हो गए, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है उससे जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब हम आपको यहाँ बताएंगे, जैसे फर्स्ट में जो बाउमेन कैप्सूल ने सब्सटेंस सीक्रेट किए थे, कौन कौन से सब्सटेंस थे, यूरिया, वाटर वगैरह। ठीक है, अब ये क्या होंगे कि इस रेनल ट्यूब्यूल में पास होंगे। इस ट्यूब्यूल में पास होने से क्या होगा कि यहाँ पर ये कैपिलरी आपको दिख रही है, ये कैपिलरी क्या करेगी, इस रेनल ट्यूब्यूल में से उनको वापस रीएब्जॉर्ब कर देगी जो यूजफुल सब्सटेंस थे। आगे बात समझ में। अब ये कैपिलरी क्या करेगी, वापस यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब कर लेगी इस रेनल ट्यूब्यूल में से। कौन करेगी, ये कैपिलरी नेटवर्क जो है, कैपिलरी का जो नेटवर्क है वो रेनल ट्यूब्यूल में से वापस इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। आगे बात समझ में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, यूरिया,
सॉल्ट्स और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होगा वो आगे पास कर दिया जाएगा, और इन चीज़ों को जो है वो कैपिलरी जो नेटवर्क है कैपिलरी का वो रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस थे उन्हीं को जो नेटवर्क है कैपिलरी का वो रीएब्जॉर्ब करेगा। आगे बात समझ में। अब इसमें वापस ये जो ब्लड था इसमें खाली यहाँ इस जगह तक तो 45% सेल्स ही थी, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद वापस इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इसमें मिल गए, और यहाँ आके 45% सेल्स तो थी ही, और वह जो ग्लूकोज वगैरह ग्लूकोज हो गया, और जो वाटर था, जो अपने इम्पोर्टेंट सब्सटेंस और थे जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन ये जो सब थे वापस यहाँ मिल जाएंगे और हमारी बॉडी में पास कर दिए जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। ये वापस किससे कनेक्ट होगी, ये अपने रेनल वेन से कनेक्ट होगी और उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आगे बात समझ में। तो 2 स्टेज कंप्लीट हुए। फर्स्ट में बाउमेन कैप्सूल ने जो है वो सिक्रेशन किया किस किस का, जो सब्सटेंस थे, वेस्ट थे या इम्पोर्टेंट थे, सभी का किया, फिर वापस इसमें पास कर दिए गए। अब इन इम्पोर्टेंट को हमारे यूरिन में नहीं जाने देना था, तो इस जो नेटवर्क था कैपिलरी का इसने वापस रीएब्जॉर्प्शन कर दिया इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का। तो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस ऐसे कौन कौन से थे जिनका रीएब्जॉर्प्शन किया, आप ये देख पा रहे होंगे। थोड़ा वाटर का किया, ग्लूकोज का किया, एमिनो एसिड, विटामिन, जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यकता थी उतना सॉल्ट रीएब्जॉर्ब कर लिया, सोडियम रीएब्जॉर्ब कर लिया, क्लोराइन रीएब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये सब हमारी जो कैपिलरी का जो नेटवर्क था उसने रीएब्जॉर्ब कर लिया। और किस किस को नहीं किया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर था उसको नहीं किया, जो यूरिया था उसको तो नहीं किया, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में सोल्ट था उसको भी नहीं किया, और इन तीनों ने मिलके क्या बना दिया, यूरिन बना दिया। और यूरिन को जो है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। 2 स्टेज आपकी कंप्लीट। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में मेन किसका काम है, जो नेटवर्क है कैपिलरी का वो रीएब्जॉर्प्शन करती है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का। अब जो बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट थे जैसे वाटर, एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर हो गया, यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सॉल्ट था वो अब इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बात समझ में। अब आप कंफ्यूज होंगे, मैं बताता हूँ कि ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, फिल्ट्रेशन बता दिया, रीएब्जॉर्प्शन कर बता दिया, इन दोनों में ही यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, तो फिर सिक्रेशन का हुआ क्या काम है सिक्रेशन का। सिक्रेशन तो हमको कहीं देखने को मिला ही नहीं, कहाँ हुआ सिक्रेशन। हमने तो फिल्ट्रेशन पढ़ा और रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा और यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, वो कैसे। तो फिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि बाउमेन कैप्सूल ने इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब किए थे, सीक्रेट किए थे। अब उसमें वापस जो रेनल ट्यूब्यूल में पास करने पर क्या हुआ कि जो हमारी नेटवर्क का जो कैपिलरी का जो नेटवर्क था, ठीक है, कैपिलरी का जो नेटवर्क था उसने इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को यूरिन में नहीं जाने दिया और रीअब्जॉर्ब कर लिया। और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट थे जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर, एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट और जो यूरिया था उसको जो कैपिलरी का नेटवर्क था उसने रीअब्जॉर्ब नहीं किया और यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। तब सिक्रेशन कहाँ हुआ है। तो तीसरा पॉइंट मैं आपको सिक्रेशन का अब बताता हूँ कि सिक्रेशन कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड, यहाँ पर सिक्रेशन हुआ, जो वाटर वगैरह जो भी थे, ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो एसिड्स, यहाँ पर सिक्रेशन हुआ। तो यहाँ पर जो था वो मैंने क्या बताया था, कुछ परसेंट सिक्रेशन, कुछ परसेंट जो सीक्रेट है, कुछ परसेंट जो सब्सटेंस है वो यहाँ पर सीक्रेट नहीं होते हैं। कुछ परसेंट, 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, कुछ परसेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सीक्रेट नहीं होते हैं। यहाँ पर बाउमेन कैप्सूल इनको सीक्रेट नहीं कर पाता है और वो आगे पास हो जाते हैं इस कैपिलरी के नेटवर्क में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रेनल ट्यूब्यूल है वो क्या करेगी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इस कैपिलरी में यहाँ से आया है, बाउमेन कैप्सूल ने सीक्रेट नहीं किया है और जो आगे पास हो गया है और कैपिलरी के नेटवर्क में जो आ गया है उसको ये रेनल ट्यूब्यूल क्या करेगी, वापस उसका सिक्रेशन कर लेगी। जो वेस्ट प्रोडक्ट रह गए थे इस कैपिलरी के नेटवर्क में, जो कि यहाँ से आए थे, ठीक है, कहाँ से आए थे,
जो यहाँ से आए थे और वेस्ट प्रोडक्ट रह गए थे उसको जो हमारी रेनल ट्यूब्यूल है वो क्या कर लेगी, सिक्रेशन कर लेगी और वापस जो है वो यूरिन बाहर निकल जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। आगे बात समझ में? तो तीनों स्टेज आपको आगे होगी। फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड हमने पढ़ी थी रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रेशन। अब मैं इनको तीनों को वापस आपको शॉर्ट में बताता हूँ। फर्स्ट में फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर बाउमैन कैप्सूल में सिक्रेट हुआ, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस थे वो सिक्रेट किए गए, वेस्ट सब्सटेंस थे वो भी सिक्रेट किए गए। अब वो सारे रेनल ट्यूब्यूल में पास कर दिए गए। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस थे उनको हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकालना था, तो जो कैपिलरी का जो नेटवर्क था, ठीक है, जो ये कैपिलरी का नेटवर्क था इसने क्या किया कि जो यूजफुल सब्सटेंस थे उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और यूरिया और एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सॉल्ट था उसको रीएब्जॉर्ब नहीं किया और इनको बाहर जाने दिया, ठीक है। 2 स्टेज में ये कंप्लीट हो गया। अब ये तीनों इस कलेक्टिंग डक्ट में आ गए और यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। इन तीनों को मिलकर हम कह सकते हैं ये तीनों ही मिलकर यूरिन का फॉर्मेशन करती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर सिक्रेशन कहाँ हुआ, सिक्रेशन तब हुआ जब ये ब्लड आया था इसके अंदर। यहाँ पर क्या हुआ कि बाउमैन कैप्सूल ने सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सिक्रेट नहीं किए थे, कुछ इसमें रह गए थे और यहाँ आगे पास हो गए थे इफेरेंट आर्टेरियोल में। और जो कैपिलरी नेटवर्क का कैपिलरी का जो नेटवर्क था उसमें पास हो गए वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर जो रेनल ट्यूब्यूल है वो इन वेस्ट प्रोडक्ट का इस कैपिलरी में से सिक्रेशन कर लेती है, ठीक है, और सिक्रेशन करने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वापस कलेक्टिंग डक्ट में भेज देती है। तो अब आप समझ गए होंगे यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और आप इसको देख सकते हैं। पहले डर्टी ब्लड जो है वो आता है एफेरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस में जाने के बाद में बाउमैन कैप्सूल जो है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वगैरह जो है वो सिक्रेट करती है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, ठीक है। अब ये जो है किस में जाते हैं, अब ये ट्यूब्यूल में पास कर दिए जाते हैं। ये ट्यूब्यूल है। अब ट्यूब्यूल में क्या होगा कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को ऐसे बाहर जाने नहीं देना है, तो अब ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है जो आपको ये रेड दिख रही है, ये कैपिलरी का नेटवर्क है। ये क्या करता है कि इन यूजफुल सब्सटेंस को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या क्या रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में। यूरिया को नहीं करता है, और ज़्यादा प्रेजेंट में अगर सॉल्ट और वाटर होगा तो उसको भी नहीं करेगी। और अब ये इसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिल गए हैं और ये वाटर जो है वो ये ब्लड जो है वो अब क्लीन ब्लड हो गया है। और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट थे जो कि इसमें आए थे, यूरिया वगैरह, वो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, जिनको हम यूरिन भी कह सकते हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, यूरिया, और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होगा वो भी अगर बाहर निकला होगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट में यदि सॉल्ट होंगे तो वो भी बाहर निकल जाएंगे यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आप और नेफ्रॉन का डायग्राम देख सकते हैं। अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बुक में दिया हुआ है 10th की, वो हम थोड़ा लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। अब आपको जल्दी समझ में आने वाला है। द ब्लड कीप फ्लोइंग कंटिन्यूसली इन किडनी। आप जानते हैं कि किडनी में कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो फ्लो होता रहता है। द इम्प्योर ब्लड इज ब्राउट बाय रेनल आर्टरी। और हमारी जो किडनी होती है वो इम्प्योर ब्लड कहाँ से एंटर होता है, तो वो होता है रेनल आर्टरी से, ठीक है। जो हमारी दोनों किडनी है वो 1000 ml से 1200 ml तक जो है वो एवरी मिनट ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। आगे बात समझ में, कितना, 1000 से 1200 ml ब्लड एवरी मिनट फिल्टर होता है हमारी किडनी में। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इनसाइड द ग्लोमेरुलस। हमने फर्स्ट स्टेज देखी थी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, मैंने आपको बता दिया था, जिसमें कि क्या होता है, फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज, सॉल्ट, एमिनो एसिड, यूरिया जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं बाउमैन कैप्सूल में। बाउमैन कैप्सूल इनको कलेक्ट कर देता है और फिर क्या करता है, आगे पास कर देता है, किसमें, रेनल ट्यूब्यूल में।
द फिल्ट्रेट ब्लड इज पास थ्रू रेनल ट्यूब्यूल, वही अब इन सभी को जो है वो रेनल ट्यूब्यूल में पास कर दिए जाएंगे, इनको फिल्ट्रेट ब्लड कहते हैं। अब ट्यूब्यूल एंड द cells of renal tubule reabsorb the useful substance from the blood except waste product urea। अब ये क्या होगा कि जो हमने रेनल ट्यूब्यूल में भेजा था उसकी जो सेल्स होगी वो इन यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर लेगी और जो नेटवर्क होता है कैपिलरी का उसमें ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। और यूरिया को जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। रेनल वेन कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द किडनी। अब फिर जो फिल्ट्रेशन हो जाएगा ब्लड का, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होंगे वो भी इन कैपिलरी के नेटवर्क में मिल जाएंगे और फिर जो ब्लड होगा वो रेनल वेन के थ्रू हमारी किडनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। द यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड टू कलेक्टिंग डक्ट। और नेफ्रॉन में जो यूरिन इकट्ठा हुआ है, जो एकत्रित हुआ है, उसको कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उस यूरिन का। और द यूरिन एंटर इन द यूरिटर्स फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। और जो यूरिन होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से वापस यूरिटर कनेक्ट होते हैं। अब ये यूरिटर जो है वो यूराइनरी ब्लैडर तक उस यूरिन को पहुंचा देंगे। फ्रॉम ईच किडनी 1 यूरिटर्स इज कनेक्ट टू यूराइनरी ब्लैडर। और दोनों किडनी से 1 यूरिटर्स कनेक्ट होता है जो कि यूराइनरी ब्लैडर तक उस यूरिन को पहुंचा देगा। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को वापस देखिए, कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक छोटे सा टॉपिक आता है यूरिनेशन। यूरिनेशन क्या होता है? व्हेन इनफ यूरिन इज कलेक्टेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल टू ब्लैडर, एज ए रिजल्ट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट विच ओपन द स्पिंक्टर एंड यूरिन इज रिलीज्ड आउटसाइड। अब ये इसमें यूरिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें जब यूरिन कलेक्ट हो जाता है, ज़्यादा यूरिन कलेक्ट हो जाता है, तब क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक सिग्नल भेजता है हमारे ब्लैडर को। कौन भेजता है? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लैडर को एक सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है? कि जो यूरिन है वो फुल हो गया है, अब आपको इस यूरिन को बाहर निकालने की ज़रूरत है, ऐसा सिग्नल भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो तब क्या होगा कि जो हमारा ब्लैडर होगा, जो यूराइनरी ब्लैडर होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि हमारा जो यूराइनरी ब्लैडर में जो स्पिंक्टर होगा वो ओपन हो जाएगा और यूरिन जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये सिग्नल कौन भेजेगा? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा। इस यूरिनेशन के प्रोसेस को हम मिक्टिरेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिक्टिरेशन। आगे बात समझ में? चलो एक टॉपिक और है, एक्सक्रीशन बाय अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन से क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं? जैसे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। लीवर से क्या रिमूव होते हैं? तो बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन, स्टेरॉइड हार्मोन एसेट्रा। स्किन से क्या रिमूव होता है? सोल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड एसेट्रा अलोंग विथ स्वेट। यानी कि पसीने के साथ में हमारी स्किन से सोल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड आदि जो हैं वो रिमूव होते हैं। और हमारा जो लीवर होता है वो बिलीरुबिन को रिमूव करता है, बिलीवर्डिन को रिमूव करता है, विटामिन्स को रिमूव करता है, और जो स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं उनको रिमूव करते हैं। और हमारा जो लंग्स है वो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। यदि आपको पूछ ले कि स्किन क्या रिमूव करती है, लीवर क्या रिमूव करता है, लंग्स क्या रिमूव करते हैं, तो एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो इनको याद कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। वापस से लेक्चर बनाएंगे उस टॉपिक पर नया।